देखो, ताकत की अगर बात करें ना, तो एक चींटी की बैल के आगे क्या ही औकात होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो, एक छोटी चींटी जो लगातार अपना काम करती रहती है, ज्यादा ताकतवर है बैल के मुकाबले में जो सोता रहता है। ये जो कोट है ना, बहुत जबरदस्त कोट है। और जितना भी मोटिवेशन आप सुन लीजिए, सभी मोटिवेशन का ना एक ही सार है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। कंसिस्टेंट यानी लगातार आप एफर्ट्स लगाओगे, एक ही डायरेक्शन में लगातार लगाओगे, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। एक छोटी चींटी जिसकी ताकत बहुत कम होती है, लेकिन वो लगातार एक ही डायरेक्शन में काम करती रहती है, तो सर्दियां आने पर वो भी बहुत ज्यादा खाना जमा कर चुकी होती है, एज कंपेरिजन टू एक बैल। वो सोता रहता है, काम नहीं करता, तो क्या फायदा उसकी इस ताकत का। वो स्टूडेंट्स जो डेली तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन डेली तैयारी करते रहते हैं, उनको देखो देर सवेर उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। अगर एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट्स होंगे तो, एज कंपेरिजन टू वो छात्र या छात्राएं जो टैलेंटेड हैं, जिनका आईक्यू काफी अच्छा है, लेकिन मेहनत नहीं करते, चीजें जल्दी याद होती हैं, कंसेप्ट जल्दी क्लियर होता है, लेकिन मेहनत नहीं करते, फिर उस टैलेंट का क्या फायदा। समझ रहे हो? यानी एक चींटी जो लगातार मूव करती है, ज्यादा ताकतवर है सोते हुए बैल के कंपैरिजन में। डेट आज की 22 जनवरी 2024 है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन, और इस शुभ अवसर पर डिस्कशन तो हम हमारी कंटिन्यू करेंगे। 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 3 हिंदू के, एक एक्स्ट्रा अलग से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्पेस में विभिन्न देशों के बीच में जो रेस स्टार्ट हो रही है, इस इशू से संबंधित। दूसरा आर्टिकल यहां पे ये वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर से संबंधित। फिर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस एक्ट से संबंधित, और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम अच्छा डिस्कस करेंगे महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की रेलेवेंस से संबंधित। यूपीएससी ना गांधी की टीचिंग्स की रेलेवेंस पूछ चुकी है, और अब महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की क्या रेलेवेंस है ये भी पूछ सकती है, संभावना काफी ज्यादा है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्पेस में ना विभिन्न देशों के बीच में एक रेस से स्टार्ट हो गई है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको याद होगा पिछले साल इंडिया ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन में लैंडर ने ना बिल्कुल सॉफ्टली चंद्रमा के साउथ में लैंड किया था, और लैंडर से निकला एक रोवर यानी 4 पहियों की गाड़ी, जिसने अपना मिशन पूरा किया, यानी जो रिसर्च करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। अब देखो, जापान ने ना सितंबर में अपना एक लैंडर भेजा था चंद्रयान 3 मिशन की तरह सॉफ्टली चंद्रमा के ऊपर लैंड करवाने के लिए। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने जो लैंडर भेजा ना, उसका नाम था स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। क्या यह सफल हुआ मिशन? देखो, जापान का ये जो लैंडर था ना, सफलतापूर्वक लैंड तो कर गया मून के ऊपर, लेकिन लैंड करने के बाद में सोलर पैनल्स ने काम करना बंद कर दिया। सोलर पैनल काम नहीं करेंगे तो फिर पावर कहां से आएगी? हालांकि इसका एक बैकअप था, बैटरीज भी थी, तो सोलर पैनल्स ने जब काम नहीं किया तो बैटरीज एक्टिवेट हो गई। जापान के इस स्लिम मिशन में बैटरीज एक्टिवेट हो गई तो डेटा तो ट्रांसमिट होने लगा। एक और खास बात जापान के इस स्लिम मिशन की, इस मिशन को ना मून स्नाइपर भी बोला गया। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे स्नाइपर देखो जब निशाना लगाता है ना, बिल्कुल प्रिसाइजली टारगेट करता है किसी को, स्नाइपर जब गोली चलाता है, उसी प्रकार से ये जो स्लिम मिशन है ना, इसका टारगेट ये है कि ये मान लो मून है, मून पे कोई एक पॉइंट, कोई एक स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर का। मतलब देखो, ये छोटा सा स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया जिसका साइज था सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर, और टारगेट ये किया गया कि जो स्लिम मिशन लैंड करेगा प्रिसाइजली यहीं पर लैंड करेगा, सिर्फ इसी एरिया में जो कि 100 मीटर स्क्वायर का है। वैसे देखो, आमतौर पे कोई मून का मिशन लैंड करता है ना चंद्रमा पर, तो 100 मीटर का एरिया आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये 100 मीटर का एरिया है, मर्जी कहीं पे भी लैंड कर जाओ यार,
कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर का एरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन बिल्कुल एक घर जितने एरिया को आइडेंटिफाई करना और यह डिसाइड करना कि हमारा लैंडर तो सिर्फ यहीं पे लैंड करेगा इस छोटे से एरिया में प्रिसाइजली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये एम किया गया था जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी के द्वारा इस मिशन में। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या जापान अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हुआ? क्या जो स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया था 100 स्क्वायर मीटर का, तो जापान का जो स्लिम मिशन है क्या वहीं पे लैंड किया? जापान की स्पेस एजेंसी का कहना है कि भैया अभी 1 महीना लगेगा, अभी हमें नहीं पता कि जो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया था प्रिसाइजली, हमारा लैंडर स्लिम वहीं पे लैंड किया या फिर नहीं किया, ये पता लगाने में अभी हमें 1 महीना लगेगा। लेकिन देखो राइटर बात करते हैं स्पेस रेस की, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है विभिन्न देशों के बीच। चाइना ने ना 2020 में अपना एक मिशन भेजा था जिसका नाम था चांग E5। ये मिशन तो देखो एक कदम आगे बढ़ गया, ना सिर्फ ये सफलतापूर्वक मून के ऊपर लैंड किया बल्कि कुछ मटेरियल भी वहां से उठा लाया ताकि उसको धरती पर लाके इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो मून पर लैंडर को लैंड करवाना और बाद में उसे फिर से धरती पर लाना, चाइना एक कदम आगे बढ़ गया है। इसके अलावा चाइना अब फिर से चांग E6 और चांग E7 भी लॉन्च करने वाला है कि मून के जो साउथ साइड है ना, वहां से भी कुछ मटेरियल उठा के, मिट्टी वगैरह उठा के वापस धरती पर लाई जाए और उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। वैसे देखो जापान ना 5वां देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक अपने लैंडर को मून पर लैंड करवाया। जापान से पहले यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, ये देश ऐसे हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने लैंडर को मून पर लैंड करवाया था। लेकिन कुछ कुछ देशों के बीच में ना इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया है। जैसे आप बात कीजिए इंडिया जापान की। इंडिया जापान एक मिल के एक मिशन भेजने वाले हैं मून पर जिसका नाम है लुपेक्स, जिसके लिए लैंडर इंडिया प्रोवाइड करेगा। और एक खास बात, अगर तो देखो जापान ये बोलता है कि हमारा ये करंट जो मिशन है ना स्लिम, ये प्रिसाइजली लैंड कर गया, यानी जो स्पॉट हमने 100 स्क्वायर मीटर का आइडेंटिफाई किया था एग्जैक्टली वहीं पर इसने लैंड किया है, फिर तो देखो इंडिया जापान का जो जॉइंट मिशन है ना लुपेक्स, उसको भी फिर प्रिसाइजली लैंड करवाया जाएगा उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जो आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये जानते हो इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लीजिए ये मून है। अब देखो मून पे ना पहले ऐसे होता था कि 100 मीटर का एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि मर्जी कहीं पर लैंड करवा दो, लेकिन इसमें क्या होता था, मान लीजिए यहां पर रिसर्च करनी है इस एरिया में और लैंडर लैंड कर गया यहां पे। अब ना लैंडर से जो गाड़ी निकलेगी रोवर 4 पहियों की, वो ना इतनी दूर चल के आएगी, बीच में तो खड्डे हैं इतने सारे, साउथ साइड में तो खड्डे और भी ज्यादा हैं, तो वो गाड़ी चल नहीं पाती ढंग से। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लैंडर इतनी दूर लैंड कर गया और जो जिस साइट पर रिसर्च करना है वो बहुत दूर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि रोवर जो है अभी यहां तक नहीं पहुंच सकता जहां पर रिसर्च करनी है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर जापान की काम करती है ना प्रिसाइज लैंडिंग वाली, तो फिर ना एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल यहीं पर रिसर्च करनी है इस पॉइंट पे, तो यहीं पे फिर लैंडर को लैंड करवाया जाएगा, प्रिसाइजली दूर नहीं लैंड करवाया जाएगा। यूएस भी देखो अपनी तरफ से लगा हुआ है इस स्पेस रेस में। यूएस में एक प्राइवेट कंपनी है एस्ट्रोबोटिक, और ये कंपनी फंडेड है नासा के द्वारा। ये भी मून पर लैंडिंग करवाने के लिए इसने मिशन भेजा था इस कंपनी ने, लेकिन प्रोपेलेंट लीक हो गया, यानी जहां पे फ्यूल वगैरह रखा होता है प्रोपल्सन के लिए, वो लीक हो गया, तो इसलिए वापस इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करवाया गया। फिर से ये मिशन भेजा जाएगा ठीक ठाक करके जो भी चीजें गलती हुई है। अब देखो यूएस का एक और मिशन है आर्टेमिस मिशन, जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। इस आर्टेमिस मिशन में तो यूएस फिर से इंसान को लैंड करवाएगा मून के ऊपर, और वहां पे एक बेस बनाया जाएगा मून पे, परमानेंट बेस टाइप कुछ। तो कुल मिला के देखो ये एक स्पेस रेस स्टार्ट हो गई है विभिन्न देशों के बीच में। और अच्छी बात देखो ये है, इस स्पेस रेस में एशिया बहुत आगे निकल गया है। आप देखिए 5 देश, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, इसमें देखो 4 तो एशिया से संबंध रखते हैं। रशिया मतलब मान लीजिए कि आधा एशिया में है, तो 4 देश तो देखो एशिया के हो गए। आने वाले समय में देखो विभिन्न देशों के बीच में ये जो रेस है ना, ये और ज्यादा इंटेंस होगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है।
आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज पिछले कुछ दिनों में हमने देखी, ये जो रेड सी का एरिया है ना, यहां पे और इसके आसपास, मैं हाइलाइटर का यूज करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो एरिया है ना, यहां पे हाउथी रिबल्स काफी तंग कर रहे हैं शिप्स को। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज अपने शिप्स यहां भेजती हैं स्वेज कैनल से होके, मेडिटेरेनियन सी से होके यूरोप जाने के लिए, बट हाउथी रिबल्स अटैक कर देते हैं, शिप पर मौजूद लोगों को होस्टेज बना लेते हैं, जिस वजह से ना बड़ी जो कंपनीज है ना, अपने शिप्स अब यहां से भेजने से ना कतरा रही हैं। बेशक देखो, यूएसए ने कुछ देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन गार्डियन प्रोस्पेरिटी लॉन्च किया, लेकिन फिर भी खतरा तो देखो है ही। और ये जो शिपिंग कंपनीज है ना, यहां से घुमा के अपने शिप्स भेजने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि यार इससे तो बहुत खर्चा आएगा और 14 दिन 21 दिन ज्यादा सामान को डिलीवर किया जाएगा, तो ये रूट तो हमारे लिए सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक और रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको लेके देखो पिछले साल सितंबर में एक एमओयू साइन हुआ था। यह रूट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी सिर्फ इस कॉरिडोर को लेके एमओयू साइन हुआ था, बना नहीं है कॉरिडोर, लेकिन इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इस कॉरिडोर में क्या होगा, शिपिंग कंपनीज देखो सामान ऐसे नहीं भेजेंगी, इसके बजाय इस कॉरिडोर में ना ये रूट फॉलो किया जाएगा। यूएई, सऊदी अरेबिया, ये पूरा एरिया लैंड से कवर किया जाएगा। यहां पर ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है ना, ये रूट रहेगा स्वेज कैनल रूट के अल्टरनेटिव में। मैं पेन एक बार अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हाँ, नीले वाला पेन ले लेते हैं। ये रूट रहेगा देखो। अब थोड़ा ना डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। देखो, पहले ये मिटा देता हूं मैं। हाँ, अभी ना इजराइल और हमास के बीच में वार चल रहा है, तो ना कुछ एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस रेज किए, क्या इस सिचुएशन में, सबसे पहली बात, क्या इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया और यूएई ये तैयार होंगे इजराइल के साथ कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इस कॉरिडोर में इजराइल भी आता है। तो दूसरे एक्सपर्ट्स का ये कहना है, देखो जब ट्रंप राष्ट्रपति थे ना, तो अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ था। अब्राहम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग यूएई समेत कुछ दूसरे देशों ने ना इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया था, और हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। उसका एक रीजन यह भी था, अगर आपको याद हो, सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल बनाने जा रहा था, लेकिन हमास नहीं चाहता था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते नॉर्मल हों, तो हमास ने अटैक कर दिया ताकि सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर आए और वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल ना बनाए। तो ये वार खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ठीक करेगा या नहीं करेगा, इस पे एक चीज डिपेंड करती है। अगर देखो ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, ट्रंप आपको पता है बिजनेसमैन माइंडसेट के हैं, वो पुश करेंगे सऊदी अरेबिया को कि भैया कॉरिडोर बहुत काम का है, आप रिश्तों को नॉर्मल बनाओ और इस कॉरिडोर को लेके हम आगे बढ़ते हैं। बट देखो उसमें भी एक दिक्कत ये आ जाती है, ट्रंप ना थोड़े ऐसी पर्सनैलिटी है जिनमें ना पेशेंस कम है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में वो थोड़ी बहुत कोशिश करें और बाद में उनका पेशेंस खत्म हो जाए कि अरे छोड़ो यार, ये भी एक इशू आ सकता है। लेकिन देखो इस कॉरिडोर की हम डिटेल से बात करें, कहां पे दिक्कत एक्चुअली आएगी रूट में, ये देखो इतना जो पोर्शन है ना जाबेल अली से लेके यहां तक का, इतने पोर्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं। एहतियात रेलवेज या फिर दूसरी जो रेल कॉरपोरेशन है ना, वो ऑलरेडी इतने रूट पे काम कर रही हैं। मतलब इस कॉरिडोर की बात नहीं है, वैसे भी गल्फ रीजन को आपस में कनेक्ट करने के लिए इतने पोर्शन पे रेल लाइन बिछ रही है। दिक्कत स्टार्ट होती है यहां से, सऊदी अरेबिया में अल हदीता से लेके इजराइल हैफा, इतने से छोटे से पोर्शन में दिक्कत है कि सऊदी अरेबिया मानेगा नहीं इस छोटे से रूट पर रेल लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन एक दूसरा वर्ग ऐसा है, एक्सपर्ट्स का है, जो बोलता है सऊदी अरेबिया मान जाएगा, क्योंकि ये इस रूट से ना सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा कमाई होने वाली है। कैसे होने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जब ये रूट बनेगा ना, बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है। इस ट्रेड रूट में ना, इस ट्रेड रूट में ना सिर्फ गुड्स का आदान प्रदान होगा, मतलब सामान आएगा जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी केबल भी बिछेंगी। इसके अलावा यहां पे हाइड्रोजन फ्यूल की भी सप्लाई होगी इस रूट से।
डिजिटल केबल्स भी बिछेंगी यहां पे ताकि इंटरनेट आसानी से चल सके उन देशों में जो अभी कम कनेक्टेड हैं। तो मतलब बहुत जबरदस्त ये कॉरिडोर होने वाला है। और इवन इसको लेकर ना टर्की भी नाराज है। टर्की का ये कहना है कि हमें आपने छोड़ दिया इस रूट में। टर्की ये कहता है, मैं आपको मैप दिखाता हूं, टर्की ये कहता है कि भैया सऊदी अरेबिया के बाद इसको आप इराक में ले जाते, फिर हमारे यहां से ले आते, आप इजराइल इसको क्यों ले जा रहे हो? समझे टर्की का क्या कहना है? टर्की का कहना है सऊदी अरेबिया के बाद में यह रूट इराक जाना चाहिए था और इराक होते हुए टर्की जाना चाहिए था, तब हमें खुशी होती। और इसलिए टर्की अभी नाराज है कि हमें इस कॉरिडोर से छोड़ दिया गया है। लेकिन देखो, एक्सपर्ट्स कहते हैं टर्की आखिरकार मान जाएगा। टर्की की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे देखो, हैफा पोर्ट जो है ना, हैफा पोर्ट की अभी ना कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, कम कैपेसिटी है हैफा पोर्ट की। उसके लिए एक सजेशन ये दिया जाता है कि जैसे अंबानी ने बढ़िया ढंग से मुंद्रा पोर्ट डेवलप किया है, तो इजराइल के हैफा पोर्ट में ना, नहीं सॉरी, अदानी ने किया है, हाँ, मुंद्रा पोर्ट को जैसे अदानी ने बढ़िया से डेवलप किया है, तो हैफा पोर्ट में ना अदानी की हिस्सेदारी डाली जा सकती है। अदानी की अगर पार्टनरशिप कर दी जाए तो फिर इस पोर्ट को बढ़िया ढंग से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप के पास में एक्सपर्टीज है पोर्ट्स बढ़िया से डेवलप करने की। और इंडिया के तो इंटरेस्ट शामिल है, इंडिया का हित शामिल है इस पोर्ट को बढ़िया से डेवलप करने में। इंडिया में देखो और बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस कॉरिडोर में ना हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस भी होंगी, और इंडिया को तो आपको पता है फ्यूल की आवश्यकता है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन आने में समय लगेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से होता है। तो ऐसी जो हाइड्रोजन इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो होती है ग्रीन हाइड्रोजन। बट देखो, इसमें समय लगेगा। अभी गल्फ कंट्रीज के पास में कैपेसिटी है दूसरी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, जो फोसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है, जिसे क्या शायद ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं ना। तो इंडिया को अभी ग्रे हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और जो गल्फ कंट्रीज से हमें मिल सकती है इस रूट के थ्रू। इसके बाद ना राइटर एक और चैलेंज बताते हैं। देखो, इस रूट के सफल होने के बाद जो ट्रेड होगा इस रूट में, पता कैसे होगा? कंटेनर्स के थ्रू होगा। और इंडिया में अभी ना कंटेनर्स के थ्रू सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है बहुत ही कम। हमारे देश में ना 70% सामान मूव करता है रोड के थ्रू, जबकि गलत है। देखो, रोड के थ्रू अगर सामान भेजते हैं ना, जल्दी तो पहुंच जाता है, लेकिन ना बहुत महंगा पड़ता है। आइडियली होना ऐसा चाहिए कि 30% सामान मूव करे रोड के थ्रू, 30% रेल के थ्रू, बाकी बचा हुआ माल शिपिंग के थ्रू, चाहे देखो वो कोस्टल शिपिंग हो या फिर इनलैंड शिपिंग हो। इसलिए इंडिया को ना अब कंटेनर्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा, और इंडिया चाहता भी है कंटेनर्स पे शिपिंग के थ्रू ज्यादा माल पहुंचाया जाए। 2022 में ना इंडिया की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई थी, जिसमें इंडिया ने ये बोला, मतलब सरकार ने ये बोला, 2030 आते आते इंडिया में भी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना, हम ग्लोबल लेवल पे जितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उतनी लेकर आ जाएंगे। क्योंकि देखो, मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी सस्ता माल भेज पाती है यूएसए में, और इंडिया की कंपनी महंगा माल भेज पाती है यूएसए में, तो इंडिया पिछड़ जाएगा ना, चाइना की कंपनीज जीत जाएंगी। तो सरकार की कोशिश यही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जाए, सामान को भेजने और लाने की जो कॉस्ट है वो कम की जाए। तो इसका एक सॉल्यूशन है कंटेनराइजेशन, यानी शिपिंग पे ज्यादा फोकस हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, राइटर ये बोलते हैं कि साउथ इंडिया के जो राज्य हैं ना, इनको भी फायदा होगा इस ट्रेड रूट से। कैसे? देखो, पोर्ट्स हमारे और ज्यादा डेवलप होंगे। अभी ना क्या होता है कि साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स हैं ना, कोलंबो ट्रांसशिपमेंट हब पे डिपेंड करते हैं। पहले सामान वहां उतरता है, वहां से फिर साउथ इंडिया के पोर्ट्स पे आता है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर सफल होता है तो हमारे जो साउथ इंडिया के पोर्ट्स हैं ना, उनको भी हम फिर फर्दर डेवलप करेंगे, और कोलंबो ट्रांसशिपमेंट हब पर जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां पर भी कॉस्ट बचेगी। तो कुल मिला के फायदा देखो इस रूट से काफी ज्यादा है। अब बात सिर्फ इतनी है, इजराइल और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया को मानने की जरूरत है, इजराइल तो मनाया है। सऊदी अरेबिया मान जाए इस रूट के लिए, तो फिर ये इजराइल से सऊदी अरेबिया के बीच का इतना सा रूट जो है ना, फिर वो डेवलप होगा, और फिर सामान को यहां से भेजा जाना स्टार्ट होगा। फिर ये जो स्वेज कैनल वाला रूट है ना, यहां से सामान जाता है, स्वेज कैनल, मेडिटेरेनियन सी,
इस रूट पे जो डिपेंडेंस है ना वो खत्म हो जाएगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की रेलेवेंस से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, इस पीस कॉन्फ्रेंस की ना 12वीं जनरल असेंबली का इनाग्रेशन किया गया दिल्ली में हमारे देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति ने कहा बुद्धिज्म इंडिया में बोर्न हुआ था और बाद में इंडिया से ही वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में बुद्धिज्म फैला। बुद्धिज्म मतलब इंडिया को ना लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यह भी बोला जाता है इंडिया के बारे में कि इंडिया ने वर्ल्ड को बुद्ध दिया, ना कि युद्ध। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इंडिया में मिलते हैं, स्तूप, विहार, चैत्य, पिल्लर, रॉक एडिक्ट्स, और यूपीएससी इन पे क्वेश्चंस भी बहुत पूछती हैं। आज के समय में देखो टोटल बुद्धिज्म को मानने वाले लोग जानते हो कितने हैं? 500 मिलियन। बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रिलीजन है। और सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कहां पे है? चाइना में 50% बुद्धिस्ट रहते हैं, थाईलैंड में 13%, जापान में 9%, म्यांमार में 8%, श्रीलंका में 3%, वियतनाम 3%, कंबोडिया 3%, साउथ कोरिया 2%, मलेशिया 1%। समझ गए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो उस चीज पे आते हैं कि महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की रेलेवेंस क्या है। गांधी की टीचिंग्स की क्या रेलेवेंस है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है। महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की रेलेवेंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। पहले तो आप देखो वर्ल्ड किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक तरफ देखो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स का खतरा कितना ज्यादा है। हाल ही में हमने देखा ईरान पाकिस्तान के बीच में टेंशंस पैदा हो गई, इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है काफी तेजी से। ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, टेररिज्म काफी ज्यादा पनप रहा है। पिछले 5 सालों में टेररिज्म की वजह से ज्यादा जाने गई हैं, पॉवर्टी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ देखो अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, यानी इनइक्वालिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। इन सब पॉइंट्स को आप डेटा की सहायता से सब्सटेंशिएट भी कर सकते हो। जैसे देखो 2022 में 670 मिलियन लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे, और 2020 के बाद का डेटा यह कहता है टॉप 1% लोगों के पास में वर्ल्ड की 2/3 वेल्थ है। इतनी ज्यादा असमानताएं हैं इनकम में, यानी इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है। और क्लाइमेट चेंज से संबंधित तो देखो आईपीसीसी की रिपोर्ट आती रहती है। इसके अलावा ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स का डेटा भी आपको पता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एनुअल ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसका कहना है पिछले 1 साल में 2,38,000 लोगों की डेथ हो गई है ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करता हूं। अगर यूपीएससी ये पूछ ले महात्मा बुद्ध की मेन टीचिंग्स क्या है, दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मुझे महात्मा बुद्ध की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा 4 नोबल ट्रूथ। मुझे पता है यही आएगा आपके दिमाग में। 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि इस दुनिया में सफरिंग्स हैं, लोग सफर कर रहे हैं। सफरिंग्स का ओरिजिन क्या है? इच्छाएं, डिजायर्स जो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से सफरिंग रहती है। कैसे इस सफरिंग को कम किया जा सकता है? 8 फोल्ड पाथ की सहायता से। यह दूसरी इंपॉर्टेंट टीचिंग है बुद्धा ने जो दिया था, 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ की सहायता से मुक्ति पाई जा सकती है। राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस तो अलग से भी बुद्धा की एक टीचिंग है। माइंडफुलनेस का मतलब यह होता है कि आप ना अपने इमोशंस के बारे में ना अवेयर रहो, सजग रहो। हर मोमेंट आपके इमोशंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में आप अवेयर रहो। गुस्सा आया है तो आप अवेयर रहो कि मुझे गुस्सा फील हो रहा है। समझ रहे हो? इससे क्या होता है कि इंसान फिर अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा और बताइए, नेक्स्ट चौथा प्रिंसिपल आप कह सकते हो बुद्धा की टीचिंग का है इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब सभी जो लाइफ फॉर्म है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जीव जंतु हैं, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। यह बात बुद्धा ने बोली थी। जो आज के समय में 1 फैमिली 1 अर्थ वो हम बोलते हैं,
तो ये बुद्धा का प्रिंसिपल है इंटरकनेक्टेडनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत फेमस है, मिडिल पाथ। एक्सट्रीम में मत जाओ यार, ना तो देखो 20-20 घंटे पढ़ो आप, 18 घंटे पढ़ो, और ना ही 2-4 घंटे पढ़ो, बीच का रखो ना, 10-12 घंटे पढ़ो बढ़िया ढंग से, 10 के आसपास। ये मिडिल पाथ है। इसके अलावा बुद्धा कंपैशन पे फोकस किया करते थे, करुणा, पब्लिक वेलफेयर पे उनका काफी फोकस था। कंपैशन दिखाओ और जितना लोगों का भला आप कर सकते हो, वेलफेयर सुनिश्चित करो। तो ये मेन बुद्धा की टीचिंग्स हैं। अब देखो इन टीचिंग्स को कैसे यूज किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम्स जो हमने शुरुआत में डिस्कस की, इनको एड्रेस करने में। अब देखो आसानी से आप वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बता देता हूं। जैसे देखो मिडिल पाथ है, एक तरफ आपको पता है हमारा पूरा वर्ल्ड ना कंज्यूमरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। कंज्यूमरिज्म की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को, और दूसरी तरफ गरीबी इतनी ज्यादा है। क्यों ना मिडिल पाथ पे फोकस किया जाए, ना तो इंसान बिल्कुल ही गरीब रह जाए, इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और ना ही ओवर कंज्यूमरिज्म हो, ना ही ओवर कंजप्शन हो। तो मिडिल पाथ अपनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से इंटरकनेक्टेडनेस जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाओगे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे, तो आपके ऊपर असर पड़ेगा इस चीज का, आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। ये हम ड्रा कर सकते हैं बुद्धा के इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं। फिर टेररिज्म है। टेररिज्म के अगेंस्ट बुद्धा का ये प्रिंसिपल आता है। एक तो 8 फोल्ड पाथ था, इसमें बुद्धा ने सारी बढ़िया बढ़िया बातें बोली हैं। राइट व्यू, राइट इंटेंशन। किसी को मारना देखो सही इंटेंशन को नहीं शो करता है, समझ रहे हो। राइट एफर्ट, बुराई को खत्म करना। हालांकि वो बात अलग है, कुछ लोग बोलेंगे कि आतंकवादियों का तो माइंड वॉश होता है, उनके हिसाब से हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सच यही है। इसके अलावा बुद्धा कंपैशन और पब्लिक वेलफेयर की बात करते थे, तो इससे गरीबी खत्म की जा सकती है। बुद्धा का प्रिंसिपल है माइंडफुलनेस का, कि आप अपने एक्सपीरियंस को पहचानो, एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर रहो, इमोशंस के बारे में अवेयर रहो। तो इससे आज के यूथ में जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उसे खत्म किया जा सकता है। स्पेसिफिक लाइन अगर यूज करें तो यह है बुद्धा की इस बारे में, भवतु सब मंगलम। इसका मतलब है ब्लेसिंग्स, कंपैशन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। समझ गए। तो इस प्रिंसिपल से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को टैकल किया जा सकता है। यहां पे लिखा हुआ है भवतु सब मंगलम। और बुद्धा वैसे देखो आपको पता है मेडिटेशन काफी किया करते थे, मेडिटेशन पे काफी ज्यादा फोकस है बुद्धिज्म में। तो फिर स्ट्रेस यूथ टैकल कर सकते हैं मेडिटेशन की सहायता से, माइंडफुलनेस की सहायता से। तो ये हमने समझा कि कैसे बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है आज के समय में जो बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट एंड सरकार के पास में इंटरसेप्शन की पावर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में ना एक नया बिल पार्लियामेंट से पास हुआ, पोस्ट ऑफिस बिल 2023, और प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिए इस बिल के ऊपर। यह बिल रिप्लेस करता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। यह बिल जो पास हुआ है ना, इसमें एक प्रोविजन है कि पोस्ट ऑफिस की अथॉरिटीज जो है ना, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी पोस्ट ऑफिस के पैकेट को खोल के देख सकती हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है, ऑपोजिशन के कंसर्न्स ये है, ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन आपने डिफाइन नहीं की भैया। बता देते ना कि इमरजेंसी की सिचुएशन का क्या मतलब है। इमरजेंसी की सिचुएशन का मतलब तो बहुत ब्रॉड है ना। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस की अथॉरिटीज अपनी अंधाधुंध पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं दो लोगों के बीच में कोरस्पोंडेंस को चेक करने के लिए, किसी भी पैकेट को खोलने के लिए। तो ये जिसने भी खत लिखा है, जिसको भेजा गया है, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। प्राइवेसी आपको पता है एक फंडामेंटल राइट है। अब पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद जो 2017 में आई थी, उसी प्रकार से राइटर फिर एग्जांपल देते हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 का। इसको भी प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। ये दो एक्ट को रिप्लेस करता है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993। इन दोनों एक्ट्स को रिप्लेस करता है ये बिल। इस बिल में ना अभी एक सेक्शन नहीं है 1885 एक्ट का, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन
सेक्शन 72B ये नहीं शामिल किया गया है नए बिल में। आप पूछोगे सर क्या है ये सेक्शन 72B? ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाए कि जब भी किसी का फोन टेप करना है ना, फोन रिकॉर्ड करना है, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस बरती जाएं, ऐसे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। तो अभी ना ये सेक्शन नहीं शामिल किया गया है, लेकिन हां सरकार को इस पर रूल बनाने ही पड़ेंगे, वो बात तो तय है। बट जब तक सरकार इस पर रूल नहीं बनाती कि किन सावधानियों को बरतना जरूरी है, उससे पहले कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आदेश दें कि भैया इसका फोन रिकॉर्ड कर दो। ये पहले भी बहुत कंट्रोवर्शियल इशू था, किसी का फोन टैपिंग। 1996 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था इस केस में बिना किसी प्रोसीजरल सेफ गार्ड के, यानी बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए कोई भी फोन टैपिंग नहीं हो सकती। प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ही किसी का फोन रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह बोला था, क्योंकि उस समय ना अंधाधुंध इलीगल तरीके से, आर्बिट्ररी ढंग से फोन टैपिंग काफी चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो अगर आर्बिट्ररी ढंग से यानी बिना प्रोसीजर को फॉलो किए किसी का फोन टैप किया जाता है ना, तो यह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। सिर्फ देखो फोन टैपिंग तभी हो सकती है जब आर्टिकल 19(2) में जो एक्सेप्शंस बताई गई है ना, देश की इंटीग्रिटी खतरे में हो, सोवरेनिटी खतरे में हो, वो सब अगर चीजें हैं ना, वो सब रीजंस हैं, तभी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट वायलेट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और देखो प्राइवेसी का भी उल्लंघन है ये फोन टैपिंग, और प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इस राइट को भी तभी वायलेट किया जा सकता है जब देखो प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है, मतलब जो प्रोसीजर है ना उसको फॉलो किया जाता है, तभी ये फंडामेंटल राइट जो है वायलेट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये बातें बोली सुप्रीम कोर्ट ने कब? 1996 की अपनी जजमेंट में। कौन सी मेन इंपॉर्टेंट बातें? एक तो फोन टैप करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, दूसरा ये प्राइवेसी का भी उल्लंघन है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये किया जा सकता है सिर्फ प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, और प्रोसीजर भी फेयर, जस्ट, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बेकार सा प्रोसीजर बना दिया, कतई इलॉजिकल, और उसको फॉलो करने का आप हवाला दे रहे हो कि हमने देखो ये बेकार सा प्रोसीजर फॉलो किया है, अब हम फोन टैप कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए, और फिर उस प्रोसीजर को फॉलो करो आप, तब जाके आप किसी का फोन टैप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कई साल तक तो सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइंस चलती रही। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर रूल्स बना दिए। तो अब भी नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे रूल्स बनाने ही होंगे, कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास में। हां एक चीज देखो, ये कहते हैं पुराना जो टेलीकम्युनिकेशन का एक्ट था ना, उसमें एक प्रोविजन ये था, अगर देखो कोई ना इलीगल तरीके से किसी का फोन टैप करता, उसके ऊपर तो कार्रवाई का अधिकार था, कार्रवाई का प्रोविजन था कि किसी ने ना, ऑफिसर ने इलीगल ढंग से किसी का फोन रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मान लीजिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एग्जांपल आईजी है, उनके पास में पावर्स हैं फोन रिकॉर्ड करवाने की, लेकिन वो अपनी पावर्स को एक्सपेंड करके इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी फोन टैप करवाने की, लेकिन फिर भी महीनों महीने फोन टैप करवाया गया, तो मतलब उन्होंने अपनी पावर को इलीगल ढंग से इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रोविजन है ही नहीं। समझ गए? मान लीजिए महेश है, महेश एक क्लर्क है पुलिस डिपार्टमेंट में, महेश गलत ढंग से फोन टैप कर लेता है, तो महेश के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर जिसके पास वैसे तो पावर है फोन टैप करवाने की, लेकिन आवश्यकता हो तभी, लेकिन बिना आवश्यकता के कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने फोन टैप करवा लिया, तो उस कॉम्पिटेंट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, इवन आईटी एक्ट 2000 में भी ना सरकार के पास में काफी ब्रॉड पावर्स हैं कंप्यूटर वगैरह चेक करने की, तो इतनी ब्रॉड पावर सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक पावर्स होने चाहिए कि किस सिचुएशन में लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है। यह बिल्कुल तय होना चाहिए, पहले से स्पेसिफिक होना चाहिए।
ये पूरा आर्टिकल आर के विज ने लिखा है, जो पहले आईपीएस ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की आर्टिकल्स की डिस्कशन। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन फिर महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की रेलेवेंस से संबंधित है। फिर इसके बाद प्री के क्वेश्चंस हैं बुद्धिज्म से संबंधित, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको टैकल करने हैं। ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। महायान बुद्धिज्म के फीचर्स कौन कौन से हैं इन तीनों में से। फिर ये है 2013 का क्वेश्चन, बुद्धिज्म में निर्वाण का कंसेप्ट क्या है। फिर ये 2010 का क्वेश्चन है, मेडिवल टाइम्स में, मेडिवल इंडिया में बुद्धिज्म डिक्लाइन होना क्यों स्टार्ट कर गया। तीनों में बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मन में आंसर सोचिए, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूं। देखो, महायान बुद्धिज्म के फीचर्स क्या हैं, तीनों सही हैं, तीनों फीचर्स हैं महायान बुद्धिज्म के। इस क्वेश्चन का आंसर है डिजायर की जो चिंगारी है ना वो खत्म होना, डिजायर की आग खत्म होना, इससे निर्वाण प्राप्त हो जाता है बुद्धिज्म में। तो ए आंसर है। इसका भी आंसर ए है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी दो गलत हैं। तो इस प्रकार से ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसे लगी आपको डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।